This is video number 6 on application number 3। और इस एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। देखो, इसको समझने के लिए ना हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन डिराइव करने लगे हैं। दिस इज अ डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग फोर्स एफ। किसका रिलेशन डेवलप करना है हमने? किसका रिलेशन डेवलप करना है? हमने रिलेशन डेवलप करना है एफ का। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ी होती है, मैं आपको बता देता हूं, बट मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं। आप पहली एक बात याद रखना, जिस दिन आप इस क्वेश्चन पे मेन बातों पे बात करना, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट पे जाने लगे ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है सर, टाइम पीरियड क्या है सर, फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ किससे मतलब है? फॉर्मूला से, दैट्स इट। ये समझना पड़ेगा। हमने ये सब पढ़ना है। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को डिटेल में पढ़ना है, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में ये डिमांड नहीं है। इस चैप्टर में डिमांड है, अगर लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स, मेरा ध्यान गया सिर्फ फोर्स पे कि भाई कोई भी फोर्स हो, फोर्स के मुझे तो आते हैं क्या? डायमेंशंस। खत्म। मुझे डायमेंशन पता होने चाहिए। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v एंड, और सर्कुलर पाथ है तो उसका रेडियस भी दिया हुआ है r। मतलब एक पार्टिकल है जो जिसका मास m है, वो r रेडियस में उसको सर्कुलर मोशन में हम घुमा रहे हैं विद अ वेलोसिटी v। तो अब बताओ कि उसकी फोर्स का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, मुझे पता चल गया जो फोर्स है वो डिपेंड कर सकती है किन चीजों पे? ये जो तीन चीजें लिखी हैं, क्या क्या? m, वेलोसिटी v और r। बस ये मुझे पता लगाना है, वो क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है, ठीक है। मुझे ये कोई गेस नहीं करना है कि फोर्स किस किस पे डिपेंड कर सकती है। हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि भाई मास इन्वॉल्व है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा, किस फोर्स का? सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व होती है, उस फोर्स का फॉर्मूला आएगा जो इन टर्म्स ऑफ एम, वी और आर आएगा। ये मुझे पहले से मालूम है। फाइन। अब देखो इसको करते कैसे हैं। लेट एफ इज इक्वल टू, हमने लिख दिया, हमें नहीं मालूम। अब देखो, फोर्स है, हमें पता चल गया कि एम पे डिपेंड करती है, वी पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है। लेकिन ये नहीं ना मालूम कि अब एम स्क्वेयर वी आर क्यूब आएगा, एम स्क्वेयर वी अपॉन आर क्यूब आएगा। फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या बनेगा? एम वी और आर तो है, किसके साथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके साथ? स्क्वायर आएगा। किसके साथ क्या आएगा? वो सब पूरा डिराइव करने के लिए हमारी हेल्प करेगा डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे करेगा वो सीखना है हमने। हर बार जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसमें हमने जो हमारे फोर्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है? मास पे, वेलोसिटी पे, आर पे। इस क्वेश्चन के अंदर मेरा एम है क्या निकालना? ए बी सी, दैट्स इट। इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं करना है हमने। प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट, इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो कैसे किया हमने लिया फोर्स के डायमेंशन ये लिख दिए, हमें आते हैं। मास के आते हैं, उसमें कल्ला एम है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी के एल टी -1, वो भी लिख दिया। रेस टू पार तो है ही, हमने लिया हुआ पहले से, वही तो हमने पता लगाना है रेस टू पार क्या आएगा। आर, आर क्या है? रेडियस। रेडियस किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर मतलब लेंथ, तो इसलिए एल आ गया। एम एल टी में से आपने ढूंढना होता है, ठीक है। आ गया ये, हमने यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया। इसको एम रेस टू पावर 1 लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको एम रेस टू पावर 1 लिखूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने एम रेस टू पावर -2, टी रेस टू पावर -2 लिख दिया। फिर अब मैंने सारे एम इकट्ठे किए। कितने एम है? एक ही है, इसलिए आ गया ये। एल कितने हैं? 2 हैं। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो एल रेस टू पावर क्या आ जाएगा? बी प्लस सी। यहाँ पे एल की पावर क्या है? बी। यहाँ पे एल की पावर क्या है? सी, इसलिए बी प्लस सी। मल्टीप्लीकेशन है एल और एल की, और यहाँ पे टी रेस टू पावर -b। पहली बात। अब देखो यहाँ और यहाँ का कंपैरिजन करो। अब ए डायरेक्ट नजर आ रहा है 1 है, एम की पावर, यहाँ पे एम की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे एम की पावर कितनी है? ए। इक्वेशन है तो ए इक्वल टू 1। एक तो आंसर सीधा निकल गया। अच्छा, इसको मैं क्या क्यों पहले देखूं? पहले छोटे वाले को देखता हूं, तो डायरेक्ट नजर आ गया -b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। फिर उठाओ b प्लस सी को, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये लिखा है, सब लिखा है। b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी क्या बन गया? 1 -2 इक्वल टू -1। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। फिर वापस गए तो बताओ
ये आ गया f इज इक्वल टू m रेज टू पावर, a की वैल्यू क्या निकाली थी 1, m रेज टू पावर ये ऐसा ऐसा, ये आ गया। तो इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, इक्वल टू नहीं लिखना, इक्वल टू नहीं लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लिखना है, ठीक है। तो f अगर इक्वल टू लिखना चाहते हो फिर ऐसे लिखना है, f इज इक्वल टू k, फिर k डाल देना है प्रोपोर्शनलिटी की जगह। k की वैल्यू नहीं बता सकता डायमेंशन एनालिसिस, ये इसकी लिमिटेशन है, आपने k लिख देना है बस, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का आगे जाके हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसी और मेथड से, रिजल्ट यही आएगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने यहां, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, देखो, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपको बड़े अच्छे से पता है, सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, ऐसे बॉब के साथ जिसमें एक थ्रेड लगा होता है, इसको हम मूव करेंगे इधर तो ये ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है। और इसके टाइम पीरियड के बारे में बात की हुई है, हैविंग ए बॉब, इसको बोलते हैं बॉब, अटैच टू द स्ट्रिंग, अटैच टू द स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट, कुछ नहीं करना आपने, ये कुछ नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ मेन मुद्दे पे आओ, बस मैंने बोला ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट इधर लेना ही नहीं है, आप पेंडुलम के बारे में नहीं बात करनी है हमने यहाँ पे हम कुछ और ही बात कर रहे हैं। इस चैप्टर को समझना पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बात कर रहे हैं आप, देखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये क्या लिखा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को टाइम पीरियड भी बोलते हैं, याद रख लो। मतलब मैं बताता हूं, मतलब इस सिंपल पेंडुलम को जहां से ये शुरू हुआ था वहां तक पहली बार एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा, मैं बताता हूं। ये आपका पेंडुलम, पहले ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, फिर ये वापस यहां आएगा, ये टाइम कितना लगता है पेंडुलम को, ठीक है। ये कितना टाइम लगता है ये हमने डिराइव करना है, ठीक है। देखो कैसे लगेंगे, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मैंने अभी बता दिया, डिपेंड्स ऑन, बस मुझे कुछ नहीं करना, अभी पता चल गया। पहली चीज क्या लिखी, खुद दिया है एग्जामिनर ने, मास ऑफ द बॉब m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस ये तीन चीजों पे ये डिपेंड कर सकता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, किसी और मेथड से नहीं, मेथड ऑफ डायमेंशन से करना है हमने, आगे जाके किसी और मेथड से भी डिराइव करना है इसको। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप क्या बनेगा इसमें, टी, लेट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या क्या तीन चीजें खुद दी हैं एग्जामिनर ने, एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, जी रेज टू पावर सी। टी क्या है, टाइम, सीधा सीधा टाइम है, तो क्या बन गया, टी रेज टू पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, छोड़ दो अब डायमेंशन जब लिखे फिर डायमेंशन, फिर क्या लिखना है, इसको टी को डब्बे में डालना है, इक्वल टू एम, एम आएगा, एल आएगा, जी क्या है, व्हाट इज जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोड़ो ड्यू टू ग्रेविटी, आई एम कंसर्न्ड ओनली विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ना, किसकी वजह से है, क्यों है एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कोई भी हो, मेरे को मैंने किस पे बात करनी है, एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन कौन सी है, एल टी माइनस टू, डायमेंशन तो वही रहेंगे ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या जो मर्जी एक्सेलरेशन हो, गाड़ी की एक्सेलरेशन हो, पानी की एक्सेलरेशन हो, जिसकी मर्जी एक्सेलरेशन हो, डायमेंशंस तो वही रहेंगे ना, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो ये बन गया, और ओ सॉरी, ए भी डालो, बी भी डालो, सी भी डालो, मैंने किया है, सब किया है मैंने, ये देखो सेम चीज, कुछ नहीं नया है। अब फिर एल की पावर गिनेंगे, कितनी आई, ए प्लस सी, एल की पावर ए प्लस सी, लेकिन पहले मैं एम लिखता हूं, हैबिट है, आप भी ऐसा करो। मैंने एम जीरो एल जीरो भी लिख दिया क्योंकि यहाँ अकेला टी था ना, अकेला टी था तो टी की पावर 1 डाल दी, एम है ही नहीं, एल है ही नहीं, इसलिए जो नहीं है उसको जीरो डाल दिया, क्योंकि मेरे को कंपेयर करना है ना यहाँ। एम रेज टू पावर क्या दिखा, बी, एल की पावर, एल कितने हैं, 2, मल्टीप्लाइड है आपस में, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ठीक है। टी रेज टू पावर -2, सी, बिल्कुल, फिर बी इक्वल टू 0, ए प्लस सी इक्वल टू 0, -2c इक्वल टू 1, खत्म, छोटी सी कहानी, कुछ नहीं, मैंने सब किया हुआ है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी की वैल्यू आपकी 0 आई है, बी की वैल्यू 0 आई है, सी की वैल्यू -1/2 आई है, और ए की वैल्यू 1/2 आई है, आपको निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी बेसिस पे हमने लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, वापस गए ना इधर, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास बी की वैल्यू 0 आई है, एल की वैल्यू 1/2 आई है, और जी, सॉरी एल की नहीं, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू -1/2 आई है,
और a की वैल्यू 1/2 आई। तो इसी बेसिस पर मैं लिख दिया t इज इक्वल टू डालना है, इक्वल टू डाल दो, फिर k लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डालोगे तो k नहीं लिखना है, k के बारे में कोई पता नहीं लगता, k अननोन है, वो अननोन ही रहेगा एंड तक, ठीक है। और l रेज टू पावर 1/2, g रेज टू पावर -1/2। तो इसको नीचे भी लिख सकते थे, इसको इधर काट दो, इधर लिख दो, और देखो मैंने सब किया हुआ है, सब किया है। ये यहाँ देखना, ये देखो, क्या, ये देखो, और अल्टीमेटली उसको क्या लिख दिया एंड में, ये लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। डायरेक्टली क्वेश्चन लगा, आप अगर एग्जाम में ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही लिखो। तो ये इसकी डेरिवेशन हो गई। थैंक यू वेरी मच।